अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम। जॉय जस्टिस के फ़ोरम से आपसे मुलाकात कुछ अरसे बाद हो रही है। आज का लाइव प्रोग्राम, आपकी शिरकत का शुक्रिया और आप लाइव इसमें अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। हमें सबको रोज़मर्रा ऐसे मामलात का सामना रहता है जिसमें कानून के मुतालिक हमारी जानकारी कम होने की वजह से हम बहुत सी अपने हकूक़ से महरूम रह जाते हैं। कभी हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं सच एज़ पुलिस, उसके साथ जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने आगे कैसे चलना है। जुर्म हमारे साथ हुआ है, ये जुर्म किसी और के साथ हुआ है, रिपोर्ट करना चाहते हैं मगर हम लब कुशाई नहीं करते, खामोश रह जाते हैं और उसकी वजह ये होता है कि हमें कानून के मुतालिक जानकारी नहीं होती। जॉय जस्टिस के फ़ोरम से वकला हज़रात, एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स आपको ये तमाम मालूमात फराहम करते हैं एंड वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव आवर एडवोकेट्स ऑन द फोरम ऑफ जॉय जस्टिस। मैं आपसे तारुफ़ कराता हूँ उनका। बलीगुर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, निदा असलम उनके साथ हैं, साद सलमान परवेज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, बारान ख़ान शेरवानी साहब इस विदास। आप चारों की आमद का बहुत शुक्रिया। और हस्ब साबिक हमारे साथ वेलिंग बेस के सीनियर काउंसलर नदीम नूर साहब हैं, मिस इफ़ा हैं और उमर सुल्तान हैं, दोनों ही हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बरिंग साइकोलॉजिस्ट। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बलीग साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, हमारा सवाल ये है कि अगर आप किसी जुर्म के शाहिद हैं या किसी जुर्म का शिकार हैं, विक्टिम हैं या विटनेस हैं, और तो आपका पहला रद्द अमल क्या होना चाहिए? इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो है आपकी बात से बिल्कुल है। कानून के अंदर जो है एक बहुत बड़ी लेवरेज ये दी गई कि सिर्फ ये नहीं है कि आप शिकायत कुनिंदा हो सकते हैं जिसके साथ कोई जुर्म किया, किसी ने किसी की हक तलफी की, बल्कि अगर जो कानून में ये कहा गया कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप देखते हैं कोई जुर्म होता हुआ देखते हैं, तो आपको भी इख्तियार दिया है कि आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत को आम फहम ज़ुबान में हम लोग जानते हैं, पर्चा कटवा दूंगा, ये FIR के तौर पे जाना जाता है मुआशरे के अंदर। तो ये FIR दर्ज करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जुर्म जो है वो आपके साथ हुआ हो, बल्कि अगर आप उसके शाहिद हैं, यानी आपने किसी जुर्म को होते देखा है और वो पुलिस का कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इवन देन के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आप पुलिस को जाके रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप विटनेस हैं। और अगर आप विटनेस नहीं हैं तो फिर अगर आपके साथ ये वकूआ हुआ है तो आप जाके पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप फौरी तौर पर पहला आपको एक्शन ये होना चाहिए कि जो आपके करीब तरीन पुलिस स्टेशन है, पहले एमरजेंसी हेल्पलाइन की सूरत में 15 मौजूद है, आप पुलिस को फौरी तौर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद अपनी शिकायत को प्रॉपर तरीके से पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवाइए, क्योंकि कोई भी जो मुजरिम है वो तब तक ही ताकतवर है जब तक उसके खिलाफ कोई आप कंप्लेंट नहीं करते हैं। अगर किसी को आप कानून के रास्ते में ले जाएंगे, उस ट्रैप पे ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो किसी न किसी इंजाम तक पहुंचेगा। जब माशरे में आप कंप्लेंट को लॉग नहीं करते हैं, आप ये कह देते हैं कि मेरा मसला नहीं है या मैं कौन थाने कचहरियों के चक्कर काटे, तो मुजरिम जो वो ताकतवर हो जाता है, अगली दफ़ा वो ज़्यादा शिद्दत से वो जुर्म को दोहराता है। तो किसी को रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको ज़रूर कंप्लेंट कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। हम अक्सर देखते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर लोगों से मोबाइल फ़ोन छीन जाते हैं, ये जिस तरह भी होता है, और इन मैटर्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता। अल्टीमेटली ये होता है कि स्ट्रीट में जो शहर में इसकी शरह जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वजह यह है कि पुलिस के पास किसी किस्म का जो डाटा नहीं होता, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं देनी, तो मुजरिम भी जो है वो ज़्यादा आज़ादी के साथ ये हरकत करते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि जो आपके साथ जुर्म जो वाक़या पेश आया, जो आपने देखा या जो आपके साथ हुआ, उसको पुलिस में करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए, फौरी तौर पे 15 के ज़रिए पुलिस से हेल्प लीजिए। सेकेंडली जो है फ्रंट डेस्क बना दिए कि बहुत सारी बेहतरी आ गई। पहले ये होता था कि जब हम रिपोर्ट लेके जाते हैं सुनता कोई नहीं है, अब आपको रिटर्न फॉर्म में आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसकी बकायदा आपको एक रिसीविंग दी जाती है। जो भी आप कंप्लेंट वहाँ पर सबमिट करते हैं उसकी कॉपी अपने पास रखें, ताकि अगर आपको अगले मरहले में ये शिकायत आगे लेके कहीं जानी हो तो आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हो कि आपने इसको परसू कैसे करना है। ये आपकी बात बहुत ही समझ जाने वाली है, क्योंकि जुर्म जो फैलता है मुआशरे में वो मुजरमीन जो होते हैं उनकी वजह से तो फैलता ही है, मगर लोगों की खामोशी की वजह से उसको बहुत जो है मदद मिलती है, तकवीत मिलती है उसको। जी, मैं नदीम नूर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी किसी सूरत हाल में हम थाने जाते हैं और मुतल्लिका पुलिस एहलकार हमारी मदद नहीं करते या हमारी शिकायत की दाद रसी नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? जब
हम लोग हमारे साथ कोई भी ऑफेंस होता है या हम किसी भी ऑफेंस के विटनेस होते हैं, तो जैसे बलीग साहब ने बताया कि हमें FIR दर्ज करवानी ज़रूरी है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और हमारी अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास फोरम मौजूद होता है कोर्ट का। लेकिन कोर्ट से पहले नेशनल जुडिशल पॉलिसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा मामला कि क्योंकि कोर्ट में जाना एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें आपको एक लीगल ऑफिसर जो है वो भी हायर करना होगा, वकील का सहारा लेना होगा, फ़ी भी पे करनी होगी और एक प्रोसेस के थ्रू चल के फिर आपको ऑर्डर्स लेने होंगे। तो उन्होंने एक SP कंप्लेंट का फोरम हमें अवेलेबल कर दिया जहाँ पर हम जाकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। SP कंप्लेंट्स जो हैं वो जो कंप्लेनेंट हैं उनको और इल्ज़ाम ले दोनों को बुलाएंगे, दोनों पार्टी को बुलाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपना जो भी वो उसके अंदर देखेंगे कि ये जुर्म सरजद हुआ है, ये कॉग्निजेबल है, ये इसके आगे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो उसके ऑर्डर्स जो हैं वो पुलिस वालों को ऑर्डर्स जो हैं वो देंगे कि इसके आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए जैसे प्रॉपर एक प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो बजाय इसके कि हम कोर्ट का सहारा लें और लेंथी प्रोसेस में जाएं, तो हमारे पास SP कंप्लेंट्स का फॉरम मौजूद है जहां पर इजीली हम जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उसको आगे प्रोसेस करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। ये सिलसिला जारी रहेगा प्रोग्राम का और आप ये जान सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई जुर्म हो रहा है या आपके साथ जुर्म हुआ है तो आप किस तरह से उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट बी साइलेंट। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मुआलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक। मिसिफा साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है अगले सवाल के लिए। मेरा सवाल है कि क्या काबिल दस्तअंदाजी पुलिस और नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म की सूरत में पुलिस का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है? अब आपके साथ अगर लेट सपोज कोई भी किसी किस्म का जुर्म पेश आता है तो आपने ये नहीं देखना कि ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है या ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं है। आपका आम आदमी को तो पता भी नहीं होता होगा। बिल्कुल, और आपका पहला चीज़ ये होनी चाहिए कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और जाकर अपनी कंप्लेंट लॉक करें। आगे दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो बेसिक एक डिफरेंस दोनों के अंदर यही है कि कॉग्निजेबल में जो पुलिस है वो विदाउट वारंट आपको जो मुलजिम है उसे गिरफ़्तार कर सकती है और नॉन कॉग्निजेबल में वो नहीं कर सकती विदाउट वारंट। ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद उसमें ये है कि जैसे कि अगर एक जुर्म है जो संगीन जुर्म है जिसे हम कहते हैं, वो संगीन जुर्म में पुलिस के पास अख्तियार है कि वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर FIR दर्ज करके मुलजिम को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर संगीन जुर्म नहीं है
तो वो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, जो अव्वल दर्जे का या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होगा, उनके पास जाएंगे। वहाँ से वो फिर आगे हिदायत करेंगे पुलिस को कि आगे इन्वेस्टिगेशन करें और इसके अंदर इस मामले को आगे देखें कि इसमें ये बनता है या नहीं बनता। उस लिहाज से फिर वो आगे FIR रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैजिस्ट्रेट उन्हें इख्तियार देगा। तो वो कॉग्निजेबल में ही, उसी जिस तरह कॉग्निजेबल के वो कर सकते हैं, उसी तरह ही नॉन कॉग्निजेबल जो है वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू पावर्स वहाँ से उन्हें जनरेट होंगी। सादित ने आपने जो जवाब दिया है उसमें मेरे जैसे लेमैन के लिए इतने गुंझल हैं। मिसाल के तौर पे काबिल दस्तंदाजी कौन सा है, नाकाबिल दस्तंदाजी कौन सा है, कॉग्नाइजेबल कौन सा है, नॉन कॉग्नाइजेबल कौन सा है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कौन है, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कौन है, संगीन क्या है और रंगीन क्या है। आई मीन दिस वाज योर आंसर। मैं सोच रहा था कि ऐसे बंदे के लिए ये आप सबसे सवाल है मेरा। सर इसमें यह है कि ज़ाब्ता फौजदारी है ना, उसके अंदर लिख दिया गया कि कौन सा जुर्म जो है वो काबिल दस्तंदाजी है और कौन नहीं है। बतौर अब विक्टिम या विटनेस के तौर पे ये आपका काम नहीं है कि आप इसको डिस्क्रिमिनेट करें। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप रिपोर्ट करें। ये पुलिस के एंड के ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जिस तरह लॉयर्स हैं, हम लोगों के एंड के ऊपर है। एक कानून का सवाल है कि क्या ये है या क्या ये नहीं है। बुनियादी इसके पीछे विजडम जो थी वो ये थी कि मतलब संगीन जुर्म तो ऐसे ही है ना कि जिस तरह आप समझते हैं कि जो आपके साथ ऑफेंस हुआ वो बहुत शदीद नौयत के, किसी ने आपको असॉल्ट किया, आपको इंजर्ड कर दिया सीरियस कंडीशन में, या आपसे रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गया, कुछ भी ऐसा है जिसमें जुर्म की संगीनी ज़्यादा है। कुछ मामला ऐसे होते हैं कि आपके रास्ते में जाते हुए 2 तलख कलामी हो गई है, तो ये भी जुर्म है। किसी ने थप्पड़ मार दिया, अगरचे कि उसे इंजरी को नौयत ना आए तो वो भी इतना संगीन नौयत का नहीं है। तो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेजिस्लेचर उसने क्या किया कि इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक चेक जनरेट किया गया पुलिस के ऊपर कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस रिपोर्ट होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो सेक्शन 155, 156 और इस तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेट किया गया, वो अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है एक पावर इंडोर्स की गई ताकि अगर कोई इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है तो कोर्ट उसको देखे। अगर वो समझती है कि ये शिकायत आगे चल सकती है, ये इसमें मामला में कोई बात हकीकत है, तो फिर फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया। तो ये ना हो कि बिल्कुल एक आम नौयत के मामले के अंदर भी लोग जो है जिस तरह कि मैं तुम मुझसे मुझे धमकी दिए जान से मार दूंगा, तो कहने को तो बड़ी संगीनी है लेकिन एक्चुअल होने में और उसको डिटरमिन करने में, इसलिए एक चेक जनरेट किया गया कि थ्रू कोर्ट वो कंप्लेंट जाएगी और कोर्ट उसको अगर ऑथराइज करती है तो उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। उमर सर जी है कि जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है उसके अंदर बता दिया गया है कि कौन कौन से जो जुराइम हैं वो काबिल दस्तंदाजी हैं और कौन कौन से जुराइम काबिल दस्तंदाजी नहीं हैं। इसमें ये है कि जब आपका क्या काम है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी ये है कि आपने पुलिस को रिपोर्ट करना है। पुलिस को रिपोर्ट करना है, एक्चुअल आपके जो फैक्ट्स हैं, जो मामला हुआ है वही आपने नरेट करके पुलिस के पास ले जाना है, एक शिकायत दर्ज करवानी है। अब शिकायत के कंटेंट देख के पुलिस ये फैसला करेगी आया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर तो ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगी तो ये FIR लॉन्च कर लेगी। FIR लॉन्च करके वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट वारंट अरेस्ट भी करेंगे और किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है उनको, वो सीधी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होगा, कंटेंट से लग रहा है, आपकी कंप्लेंट की कंटेंट से ये लग रहा है, मतन से लग रहा है कि ये ऐसा जुर्म नहीं है जिसके ऊपर FIR लॉन्च हो सकती है, फिर वो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, जो मुतलका मजिस्ट्रेट होगा, इलाका मजिस्ट्रेट, उसके पास जाएंगे, उससे इजाज़त लेंगे कि ये ऑफेंस हमें रिपोर्ट हुआ है। उस पुलिस रिपोर्ट को कहते हैं कलंदरा। आम लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसको लोग भी कलंदरे के नाम से ही जानते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट देखेगा कि आया कंटेंट से ये कोई जुर्म बन भी रहा है या नहीं बन रहा। जुर्म बनेगा तो वो पुलिस अथॉरिटीज़ को ऑर्डर कर देगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन वैसे ही करनी है जैसे आप FIR लॉन्च होने के बाद बगैर कोर्ट की इजाज़त से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर आपको तमाम वही अख्तियारात होंगे जो आपको FIR के अंदर अख्तियारात हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी जो है हम तो उससे वाकिफ़ ही नहीं, क्योंकि नदीम साहब ने भी कानून पढ़ रखा है तो इनको तो शायद पता हो, मगर हम 3 ऑफ अस प्रॉबेबली वुंट नो। जैसे आप ज़ाब्ता फौजदारी की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इसमें भी फ़ौज का अमल दखल आ गया। सर ये क्योंकि ज़ुबान उर्दू की वजह से आम तौर पे लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तौर पे जानते हैं, इंग्लिश में इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। तो एक ज़्वात फे और एक ते पे के वर्ड देखे हो अगर किसी जगह पे, तो उसका मतलब ये एब्रिविएशन है ज़ाब्ता फौजदारी या ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहा जाता है। आप सिविल में जाएंगे तो आपको दीवानापन नजर आएगा, ज़ाब्ता दीवानी होगा वो।
तो वो ज़ाब्ता दीवानी है। दीवानी मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा जो सिविल नेचर का डिस्प्यूट है उसको करने के लिए जो किताब मौजूद है। तो उर्दू से भी जो है ना इस किस्म की जो कानून की ज़ुबान है उसके मुतालिक जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सुल्तानों के सुल्तान उमर सुल्तान जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर पुलिस के हुकाम जो हैं वो किसी भी सतह पे हमारी जो कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं उनकी दाद रसी नहीं करते, तो अदालती दायरे कार इख्तियारात की नज़र में हम क्या कहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं उनके खिलाफ? 2002 से पहले कानूनन हमारे पास और रास्ते मौजूद थे, लेकिन 2002 में तरमीम आई ज़ाब्ता फौजदारी में ही, और उसके अंदर एक अलहदा से ऑफिस बना दिया गया एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का। जस्टिस ऑफ पीस एक एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और अब जो डिसाइड हुआ है कि कुज़ाई जुडिशरी से मिलती जुलती अख्तियारात जो है ना वो उनको दे दिए गए, और किन किन मामलात में अख्तियारात दिए गए कि अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं करती या क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं करती तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन, FIR लॉन्च हो गई लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए भी जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। फिर आप अगर पुलिस अपने अख्तियारात के तजावुज़ कर रही है, निगलेक्ट कर रही है या फेल हो रही है, एक्सेस कर रही है, फेलियर है या निगलेक्शन है उनके पार्ट पे, तो फिर भी आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। ये 3 अख्तियारात दे दिए गए थे जस्टिस ऑफ पीस को 2002 में। इनको इस प्रोविज़न को, कानून की इस प्रोविज़न को आगे केस लॉज के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डेवलप किया। वैसे कानूनन अगर देखा जाए तो सेक्शन 154 ज़ाब्ता फौजदारी का जो कहता है कि जब आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपने डायरेक्ट FIR लॉन्च करनी है। आप FIR लॉन्च नहीं करते तो फिर मिस निदा ने बताया कि आप SP के पास जाएंगे। उससे पहले ये था कि केस लॉज डेवलप हुए कि आपने SP के पास नहीं जाना, आपने पुलिस की हायर जो हायरार्की है ना उसके पास जाना है। वो DPO हो सकता है, वो RPO हो सकता है, आपने उनके पास जाना है। देन एक पुलिस रिड्रेसल सिस्टम बना, उसके अंदर कह दिया गया कि हमने अलहदा से SP कंप्लेंट्स बना दिए हैं। अगर आपके नीचे थाने में SHO FIR लॉन्च नहीं करता तो आप चले जाएंगे SP कंप्लेंट्स के पास। फिर ये मामलात सारे SP कंप्लेंट्स को दे दिए गए, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी हड़तालें हुई और हड़तालों के बाद ये डिसाइड हुआ कि आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे, लेकिन पहले आपने SP कंप्लेंट्स को अप्रोच करना है। SP कंप्लेंट 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करेगा। अगर वो 7 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं करता तो फिर जस्टिस ऑफ पीस कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे मुनासिब लगेगा उस हालात के अंदर। तो ये जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात हैं जो कि 2002 के अंदर अमेंड किए गए और उसको दिए गए अख्तियारात फिर आगे केस लॉज के शक्ल में ये डेवलप होते गए। मैं इसलिए बार बार केस लॉज को मेंशन कर रहा हूँ कि बगैर केस लॉज के अगर आप उनको उसमें जो मोड बताए गए हैं जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच करने के, आप वो नहीं अपनाएंगे तो आप सीधा जस्टिस ऑफ पीस के पास नहीं जा सकते। तो पहला काम है कि आपने SHO के पास दरख्वास्त देनी है, वहाँ आपकी दाद रसी नहीं होती तो फिर आपने SP कंप्लेंट्स के पास जाना है, वहाँ आपकी दाद रसी नहीं होती तो देन आपके पास आखिरी हल है जस्टिस ऑफ पीस का। आप जॉय ऑफ जस्टिस कहाँ आता है? जॉय ऑफ जस्टिस जस्टिस ऑफ पीस के पास आता है। थैंक यू वेरी मच। हम एक सवाल और भी करेंगे और अगर आप लोगों की कोई इनपुट होगी तो वो भी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन हो रहे होते हैं और पैर सुन हो रहे होते हैं। हाथ सुन होना, पैर सुन होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो इसमें मैं उसको बड़े फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूँ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है और हाथ पाँव सुन होने, हाथ पाँव जलने और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है, तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं। जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है, हाथ पाँव सुन होना, आंखें बंद करके कह दें कि ये एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली
जो डायबिटिक पेशेंट है अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना और शदीद दर्द होना, और बाज़ औक़ात जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दिया, पेन तो नहीं करता नॉर्मल, अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, जॉय जस्टिस के फ़ोरम से आपके लिए हम मालूमात फ़राहम करते रहते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी बाबत आपके लिए पेश किया जा रहा है। मैं नदीम नूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सवाल वो करें। अगर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस तफ्तीश में मुलजिम को फ़ायदा दे दे या सबूत और गवाहान को डॉक्यूमेंटेशन या सफ़ाई मिसल पर ना लाए या तमाम मुलजमान को नामजद ना करे, तो फिर मुतासरा फरीक के पास दादरसी के क्या रास्ते मौजूद हैं? इसमें सर एक बड़ा अहम रास्ता है, मतलब पुलिस स्टेट के तौर पे हमारा बदकिस्मती है कि हमारे माशरे को जाना जाता है। आम तौर पे ये आम फहम सी बात है कि पुलिस जो है ताकतवर के आगे उस तरह से अमल नहीं करती कानून पे जिस तरह की किसी गरीब के लिए हरकत में आती है। तो एक रास्ता मौजूद है जो कानूनदान ने ये रखा कि अगर आप समझते हैं आप पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं है या जो भी आपके एविडेंस है पुलिस वो कलेक्ट नहीं कर रही है, जिन लोगों को अपने नामजद करना चाह रहे हैं, बता रहे हैं और पुलिस वो नहीं कर रही है, या पुलिस ने किसी के खिलाफ पर्चा कर दिया और क्योंकि उसका इख्तियार है कि तफ्तीश के बाद उसको गुनाहगार या बेगुनाह करार दे और उसने गलत तौर पर उसको बेगुनाह करार दे दिया, तो इसका मतलब है कि वो तो छूट के घर चला जाएगा। तो कानून जो लेजिस्लेचर उसने इस पर चेक लगाया कि एक प्राइवेट कंप्लेंट की ऑप्शन दी। आपके पास जितने भी सबूत मौजूद हैं वो तमाम सबूत की शक्ल में आप अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करें और जो आपके मुतलका मजिस्ट्रेट है उनके पास वो कंप्लेंट फ़ाइल कर दें। अगर वो जो केस है वो ट्राइबल व सेशन कोर्ट है, जिस तरह कि अगर किसी केस के अंदर कत्ल है 302 की दफ़ा है, तो क्योंकि वो मजिस्ट्रेट साहब के इख्तियार से बाहर है तो वो खुद ब खुद उस कंप्लेंट में आपकी पहले कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड करके वो उसको भेज देंगे, या अगर उनके पास है तो वो पहले आपकी शहादत सुनेंगे। सुनने के बाद अगर वो समझते हैं कि ये जुर्म बनता है और पुलिस जो है वो आपको नहीं कर रही है, तो वो डायरेक्टली केस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस की कलेक्शन ऑफ एविडेंस की फेज़ है वो सब की सब उसके अंदर से माइनस हो जाएगी और डायरेक्टली केस जो कोर्ट के अंदर प्लीड होना शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क में आमतौर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसी बात पे होता है कि FIR करवा दी जाए, FIR हो जाए, सब लोग इस पे ज़ोर लगाते हैं और FIR बाद में अगर पुलिस बदनीति से खारिज कर देती है तो फिर उसके बाद वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। जबकि ये एक बहुत बड़ा रास्ता मौजूद है जिसमें आपको पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करना। आपने डायरेक्टली अगर आप समझते हैं कि ये सब कुछ आपके साथ सही नहीं हुआ तो आप कोर्ट के अंदर डायरेक्टली अपना केस फाइल कर दें, अपनी एविडेंस दें। अगर आपकी एविडेंस सच पर मबनी है, आपकी एविडेंस मुकम्मल है, तो कोर्ट उसके ऊपर बिल्कुल सज़ा देती है। बेशुमार ऐसे जो है वो डिसीजंस मौजूद हैं जिसके अंदर प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर जाके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल उल्ट जो है कोर्ट ने फैसला दिया। और कोई एनीथिंग, एनी क्वेरी? जी, परेशानियाँ होती हैं FIR लॉज ना होने पे और जगह जगह पहले उन्हें SHO के पास, SP कंप्लेंट्स के पास, फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना पड़ता है, तो लोगों में काफ़ी एग्नी है। तो इसी के ऊपर फिर मैंने सोचा कि एक आर्टिकल लिखा जाए। वो आर्टिकल लिखा मैंने पंजाब लॉ जर्नल, जो पंजाब बार काउंसिल का है जर्नल, उसके अंदर पब्लिश हुआ है वो रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में। तो वो इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करेंगे और अपने जो यूट्यूब फेसबुक चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड करेंगे। उसका नाम है इंक्वायरी बिफोर FIR, तो इस नाम से है, तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे हम हमारे नाजरीन के लिए। थैंक यू बारान, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मालूमात आपने दी। आपका तो रोज़मर्रा का क्योंकि ये काम है, मगर यकीन कीजिए कि मुझे तो महसूस होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें कानून के हवाले से समझ आने लग जाती हैं और अपने हकूक़ का भी पता चलता है। सो थैंक यू जॉय ऑफ जस्टिस। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर आस्किंग वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस।
ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी जॉइस जस्टिस के फोरम से हर मंडे की इसी तकरीबन इसी वक्त आफ्टरनून में, और आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।